इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th इकोनॉमिक्स की चैप्टर नंबर 3 आज डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 3 जो है उसका नाम है पॉवर्टी एज ए चैलेंज। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं पॉवर्टी होती क्या है। तो एज पर दिस बुक में ये लिखा है कि पॉवर्टी का मतलब क्या होता है। पॉवर्टी इज इक्वल टू, ये 1/2 है, ये 2 नहीं है। Poverty is equal to hunger plus lack of shelter plus parents are not able to send their children to school plus sick people cannot afford treatment, lack of clean water and sanitation, lack of regular job। तो ये सभी सिम्टम्स अगर कहीं देखने को मिलते हैं तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को आप पॉवर्टी कहोगे। अगर लोगों को खाना नहीं मिल रहा है तो वो गरीब हैं, रहने को घर नहीं है वो गरीब है, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं वो भी गरीबी है। सिक पीपल, जो बीमार लोग हैं, अगर वो अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा पा रहे हैं, ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं हैं उनके पास, तो वो गरीब हैं। अगर उन्हें साफ़ पानी, सैनिटेशन की प्रोविज़न जो है वो नहीं मिल रहे हैं तो वो गरीब हैं। रेगुलर जॉब नहीं है किसी के पास तो वो भी गरीब है। तो ये एक डेफिनेशन है। अब देखिए आमतौर पे जब पॉवर्टी की बात की जाती है तो कैसे इसको मेज़र कैसे किया जाए। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि कुछ इंडिकेटर्स की बात करी गई है कि इंडिकेटर्स क्या होने चाहिए पॉवर्टी के। एक तो हमने अभी ये कुछ क्राइटेरियाज देख लिए और दूसरा यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि लेवल ऑफ इनकम जो है वो देख सकते हैं आप। तो आप लेवल ऑफ इनकम, अब ये लेवल ऑफ इनकम जो है इसको आप दो तरीके से मेज़र कर सकते हो। एक आपका हो सकता है एब्सोल्यूट, एक हो सकता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट में क्या होगा कि आपने कुछ मिनिमम इनकम जो है वो सेट कर दी है, तो अगर उस मिनिमम जो आपने इनकम सेट किया है अगर उससे कम किसी की इनकम है तो वो गरीब कहलाएगा। या फिर रिलेटिव ये हो सकता है कि आप किसी दूसरी कंट्री के जो लोग हैं उनकी पर कैपिटा इनकम कितनी है उसके साथ एक आप कंपैरिजन कर लो तो पता चल जाएगा कि आपके जो सिटीजन्स हैं वो गरीब है कि अमीर हैं। ठीक इसी तरीके से एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ भी कंपेयर कर सकती है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के मुकाबले में अमीर है कि गरीब है। तो पॉवर्टी जो है इन टर्म्स ऑफ लेवल ऑफ इनकम की अगर बात की जाए तो दो तरीक़ों से मेज़र की जा सकती है, एब्सोल्यूट हो सकती है और रिलेटिव हो सकती है। लेकिन जो रिलेटिव है ना, ये कहीं ना कहीं अपने आप में कंसेप्ट थोड़ा ठीक नहीं लगता है। अब ठीक क्यों नहीं लगता है? अब रिलेटिव का मतलब हमने देखा कि दो कंट्री से दो लोगों के बीच में कंपैरिजन की जाती है। तो अब मान के चलिए कि कोई एक इंसान जिसकी इनकम है मान लीजिए 50 लाख रुपए पर मंथ, अब बताइए वो अमीर है कि गरीब है? जाहिर सी बात है वो बहुत अमीर है। लेकिन रिलेटिव जो कंसेप्ट है आपका, रिलेटिव पॉवर्टी का जो कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंगली 50 लाख रुपए जो कमा रहा है पर मंथ, he will be considered as poor if someone is earning 50 करोड़ पर मंथ। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो 50 लाख कमाने वाला भी गरीब कहलाएगा। तो इसलिए जो रिलेटिव पॉवर्टी का जो कंसेप्ट है उसको इतना इफेक्टिव मेज़र जो है पॉवर्टी को मेज़र करने का नहीं माना जाता। तो आई होप कि ये जो कंसेप्ट है आपको क्लियर हो चुका होगा। और दूसरे इंडिकेटर्स देखते हैं पॉवर्टी के क्या इंडिकेटर्स हो सकते हैं। दूसरे इंडिकेटर्स हो सकते हैं कंजम्पशन लेवल, लोगों का जो कंजम्पशन लेवल है वो कितना है, वो ज़्यादा है कि कम है। स्वाभाविक सी बात है कंजम्पशन लेवल अगर कम है तो दे विल कंसिडर्ड एज पुअर। इलिटरेसी लेवल कितना है, तो इलिटरेसी लेवल जितना ज़्यादा होगा आमतौर पे ये माना जाता है कि दे विल कंसिडर्ड एज पुअर। मालन्यूट्रिशन का लेवल जो है दिस इज़ ऑल्सो ए इंडिकेटर कि लोग गरीब है कि नहीं। तो मालन्यूट्रिशन का रेट ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली दे विल बी कंसिडर्ड एज ए पुअर। And then lack of access to health care, lack of job opportunity, lack of access to safe drinking water, sanitation, ये सभी इंडिकेटर्स है पॉवर्टी के। और लास्ट में अगर हम देखें तो सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी जो है ये भी इंडिकेटर्स है पॉवर्टी का। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम डिटेल में समझते हैं कि सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है और वल्नरेबिलिटी क्या है और ये कैसे इंडिकेटर्स होते हैं पॉवर्टी की। बहरहाल एक महात्मा गांधी का थॉट देखते हैं पॉवर्टी को लेके। तो महात्मा गांधी जी पॉवर्टी को लेकर क्या कहते हैं कि इंडिया जो है वो असल मायनों में इंडिपेंडेंट उस दिन होगा जिस दिन इंडिया के जो पुअर लोग हैं
उनकी जो सफरिंग है वो कम हो जाए, उनका जो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट जो है वो हो सके, उनका जो सोशल वेलफेयर जो है वो हो सके। तो महात्मा गांधी जी पॉवर्टी पे ये अपनी राय देते हैं। चलिए आप समझते हैं कि सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी क्या होता है। तो ये दोनों, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में देखा, ये इंडिकेटर्स है पॉवर्टी के। तो सोशल एक्सक्लूजन क्या हुआ, नाम से स्पष्ट है, कुछ एक पर्टिकुलर सोसाइटी को आपने क्या किया, सोसाइटी का हिस्सा ही नहीं माना। आपने कहा कि आप सोसाइटी के हिस्सा नहीं हैं, उसको सोशली एक्सक्लूड कर दिया गया। दैट मीन्स कि जिस सोसाइटी में एक कम्युनिटी रह रही है, दूसरे कम्युनिटी को रहने का कोई हक नहीं है, वो उस सोसाइटी में, उस गांव में, उस शहर में नहीं रह सकता, उसको सोशली एक्सक्लूड कर दिया गया। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर एक पर्टिकुलर सोसाइटी को आप एक्सक्लूड कर देते हो तो वो तो कभी प्रोस्परस हो ही नहीं सकता है। तो अगर कहीं ऐसा सोशल एक्सक्लूजन देखने को मिलता है तो वो जो सोसाइटी है वो गरीब ही रहेगी, और इसलिए इसको एक पॉवर्टी का इंडिकेटर कहा जाता है। जैसे कि इंडिया की अगर हम बात करें तो इसका अगर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो उसके जो शेड्यूल कास्ट है या फिर कास्ट सिस्टम जो है उसको आप कह सकते हो कि सोशल एक्सक्लूजन का एक बड़ा एग्जाम्पल है। और इंडिया का जो कास्ट सिस्टम है उसके तहत जिनको कि एक्सक्लूड किया गया सोशली, आप देख सकते हो उनकी सिचुएशन जो है इंडिया में वो बिल्कुल गरीब कहलाते हैं। तो इस तरीके से सोशल एक्सक्लूजन जो है ये भी एक पॉवर्टी का मेजर एक इंडिकेटर माना जाता है। वल्नरेबिलिटी क्या हुआ, तो वो लोग भी गरीब है जो कि बहुत वल्नरेबल है। वल्नरेबल जो है किसके अगेंस्ट है, वल्नरेबल किसी भी बैड टाइम के लिए। कोई भी बैड टाइम हो सकता है, चाहे ये फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, किसी भी तरीके का अगर यहाँ पे बैड टाइम अराइज होता है तो दे आर दी फर्स्ट पीपल हु गट अफेक्टेड मोर। ठीक है, तो जो लोग वल्नरेबल है, ये भी वल्नरेबिलिटी जो है ये भी एक इंडिकेटर है पॉवर्टी का। ठीक है, तो इस तरीके से हम दोनों को समझ सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं पॉवर्टी लाइन जो है ये क्या होता है। तो देखिए, जब हम पॉवर्टी लाइन की बात करते हैं तो सिंपल अगर शब्दों में हम समझने की कोशिश करें तो इसको कहते हैं एक मिनिमम लेवल। एक मिनिमम लेवल किसका, इनकम लेवल का, जो कि बहुत नेसेसरी है किसके लिए, जो बेसिक नीड्स जो है लोगों की पूरी करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, उसको पॉवर्टी लाइन कहते हैं। तो अगली स्लाइड्स में हम देखेंगे, या फिर इस स्लाइड में ही, हाँ जी यहाँ से शुरू हो चुका है कि जो पॉवर्टी लाइन है इसका जो नंबर्स जो है वो कितना सेट किया गया है इन टर्म्स ऑफ नॉट जस्ट कैलोरीज, इन टर्म्स ऑफ इनकम ऑल्सो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट जो लाइन इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपका निकलता है उसको कहते हैं कि जो पॉवर्टी लाइन जो है वो टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस ये वेरी करता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट प्रीलिम में इसका स्टेटमेंट बन सकता है कि जो बेसिक नीड्स जो है या फिर पॉवर्टी लाइन जो है वो चेंज होता है। दिस इज नॉट सेम फॉर दी ईच और एवरी कंट्री। लेट मी जस्ट रीड आउट दिस स्टेटमेंट फॉर यू। What is necessary to satisfy basic need in different what is necessary to satisfy basic need is different at different time and a different country। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। Therefore poverty line vary with time and place। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो। देखिए, बेसिक नीड्स की जहाँ तक बात है तो शायद इंडिया की जो बेसिक नीड है वो रोटी कपड़ा मकान हो सकता है, लेकिन शायद अमेरिका का बेसिक नीड जो हो वो आईफोन और गन हो सकता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि बेसिक नीड्स जो है या फिर पॉवर्टी लाइन जो है ये टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। तो अभी हमने देखा प्लेस टू प्लेस कैसे वेरी किया, टाइम टू टाइम कैसे वेरी कर सकता है। तो शायद आज से 100 साल पहले लोगों की जो बेसिक नीड्स होगी रेडियो होगी, लेकिन आज के समय में अगर हम बात करें तो शायद बेसिक नीड जो है ये टेलीविज़न सेट हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली इस पर क्वेश्चन बन सकता है। अब चलिए हम इंडिया में बात करते हैं कि ये जो पॉवर्टी लाइन जो है या फिर बेसिक नीड जो है ये कितना टारगेट इसके लिए सेट किया गया है इंडिया में। दी एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन रूरल एरियाज। तो रूरल एरियाज में ये जो नंबर जो सेट किया गया ये 2400 कैलोरीज है। तो अगर एक इंसान को 2400 कैलोरीज की थाली अगर उसे डेली मिलती है तब तो ठीक है, अदरवाइज इससे कम मिला तो उसको गरीब कंसिडर किया जाएगा एज पर इंडियन डेफिनेशन ऑफ कैलोरीज रिक्वायरमेंट। ठीक उसी तरीके से अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें तो ये जो कैलोरीज का नंबर है ये 2100 कैलोरीज जो है अगर अर्बन एरियाज के लोगों को पर डे इतना मिलता है तब तो ठीक है, अदरवाइज उनको गरीब कंसीडर किया जाएगा। अब सवाल ये है कि इतना 300 कैलोरीज का जो डिफरेंस है अर्बन और रूरल एरियाज में ये क्यों? तो ये 300 नंबर का जो डिफरेंस इसलिए आपको देखने को मिलता है क्योंकि जो रूरल एरियाज के जो लोग हैं उनका
एंगेजमेंट जो होता है फिजिकल वर्क में बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए उनको ज़्यादा कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अब यहाँ पे एक सरप्राइज़ है, अगर पॉवर्टी लाइन जो है इन टर्म्स ऑफ अगर हम मनी मेज़र करें तो 2011 के अकॉर्डिंगली 2011-12 के अकॉर्डिंगली अगर हम पॉवर्टी लाइन की बात करें तो ये सेट किया गया है 816 रुपये, 816 रुपये पर मंथ पर पर्सन सेट किया गया है रूरल एरियाज़ में। दैट मीन्स कि 816 रुपये तक अगर पर पर्सन पर मंथ कमा रहा है रूरल एरियाज़ में तब तो ठीक है, अगर इससे कम हुआ तो उसको गरीब कहा जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें अर्बन एरियाज़ की, तो अर्बन एरियाज़ में 1000 रुपीज़ जो है पर मंथ पर पर्सन सेट किया गया है। अगर तो 1000 कोई पर्सन यहाँ पे अर्न कर रहा है अर्बन एरियाज़ में तब तो ठीक है, अदरवाइज अगर इससे कम वो अर्न कर रहा है तो उसको गरीब कंसीडर किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ऑपोजिट सिनेरियो हो गया। व्हेन इट कम्स टू कैलोरीज तो रूरल एरियाज़ में ज़्यादा थी, व्हेन इट कम्स टू इनकम इन टर्म्स ऑफ मनी तो ये अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा है। तो अर्बन एरियाज़ में इनकम ज़्यादा क्यों चाहिए लोगों को, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो ठीक इसी तरीके से हमने अभी पिछले स्लाइड में देखा पर पर्सन, मतलब कि हमने इंडिविजुअली देखा कि अर्बन और रूरल एरियाज में कितना कितना पैसा चाहिए ताकि वो एक सस्टेनेबल एक डिसेंट लाइफ जो है उसको एंजॉय कर सके। अब हम बात करते हैं फैमिली की। तो फैमिली मान लीजिए 5 लोगों की फैमिली है, तो जो हमने देखा था अर्बन एरियाज़ के लिए एक बंदे को चाहिए 1000 रुपीज़, तो स्वाभाविक सी बात है अगर हम बात करेंगे 5 बंदे की फैमिली की तो उसको कितना पैसा चाहिए, 1000 इंटू 5 दैट विल बी इक्वल टू 5000 रुपीज़। तो फैमिली की बात की जाती है तो ये कितना पैसा हो गया, 5000 रुपये। शहरी इलाकों में तो अगर 5 लोगों की फैमिली है और अगर वो कम से कम 5000 रुपये कमाते हैं अर्बन एरिया में तो उनको गरीब नहीं कहा जाएगा, उससे कम अगर कमाते हैं तो उनको गरीब कंसीडर किया जाएगा। सिमिलरली अगर 5 लोगों की फैमिली है रूरल एरियाज़ में रिजाइड कर रही है तो उसके लिए जो नंबर है वो 4080 रुपीज़ है। हमने 816 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 के साथ में। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम इंडिविजुअल और फैमिली के लेवल पे भी इसको देख सकते हैं कि इंडिया में पॉवर्टी लाइन जो है उसको कितना डिफाइन किया गया है। अब इम्पोर्टेंट एक और लाइन जो कि प्रीलिम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है कि ये पॉवर्टी लाइन इंडिया में एस्टिमेट कौन करता है। तो ये जो एस्टिमेट करने का जो कार्यभार सौंपा गया है ये सौंपा गया है NSSO को। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली इस पर क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, तो वर्ल्ड बैंक जो है उसने क्या डेफिनेशन दी है पॉवर्टी लाइन के लिए, तो इन्होंने डेफिनेशन दी है कि अगर कोई पर्सन $1.90 लगभग $2 आप कह सकते हो अगर इतना कमाता है तो वो गरीब नहीं कहलाएगा। इससे कम अगर कहलाता है अगर कमाता है तो जाहिर सी बात है उसको हम पुअर कहेंगे। अब ये जो $1.90 है ये इसके लिए बेस टाइम पीरियड जो है ये कितना फिक्स किया गया है, 2011। ठीक है जी, हमने याद रखना है। तो एक और अगर इंडिया के ट्रेंड की बात करें तो जो पॉवर्टी है क्या इसमें आपको डिक्लाइन देखने को मिलता है या फिर इंक्रीमेंट देखने को मिलता है इन दी रिसेंट पास्ट। तो जो ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है इंडिया में, तो यहाँ पे पॉवर्टी जो है यहाँ पे आपको डिक्लाइन होती हुई नज़र आ रही है। तो जो पॉवर्टी इंडिया के टोटल पॉपुलेशन की 45% थी 1993 में, वो कम होकर 2011-12 तक 21.9% आपको देखने को मिलती है। अब इंडिया के कुछ और पॉवर्टी से रिलेटेड नंबर्स या फिर फैक्ट्स पे नज़र डालें तो 2011 के तेंदुलकर मेथडोलॉजी के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो पॉवर्टी रेशियो जो है इन परसेंटेज अगर हम बात करें तो रूरल एरियाज़ का जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 26% जो लोग हैं वो है पुअर। तो डेफिनेशन हमने देखा था इन टर्म्स ऑफ कैलोरी और इन टर्म्स ऑफ हमने इनकम जो देखा था उसके अकॉर्डिंगली माफ़ कीजिएगा इन टर्म्स ऑफ हम यहाँ पे इनकम की बात करेंगे क्योंकि 2011 के अकॉर्डिंगली हम देख रहे हैं 2011-12 तेंदुलकर मेथडोलॉजी, तो इसमें हम इनकम की बात करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंगली रूरल एरिया में 26% आपको पुअर देखने को मिलते हैं, अर्बन एरिया में 14% और टोटल अगर हम ओवरऑल बात करें तो 22% आपको नंबर ऑफ पुअर्स जो है वो देखने को मिलते हैं। अब यही जो नंबर्स जो है अगर हम इन टर्म्स ऑफ मिलियंस देखें तो रूरल एरियाज़ में लगभग 217 मिलियन लोग जो है वो गरीब हैं। ठीक उसी तरीके से अगर अर्बन एरिया की बात करें तो यहाँ पे 53 मिलियन लोग जो है वो गरीब आपको देखने को मिलते हैं। और कंबाइनली अगर हम बात करें तो 217 + 53 विल बी इक्वल टू 270। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो नंबर्स है ये भी डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, तो हमने देखा था एक वल्नरेबल ग्रुप की बात की थी कि कैसे वल्नरेबिलिटी जो है ये भी एक इंडिकेटर है पॉवर्टी का।
तो ये वल्नरेबल है कौन इंडिया में अगर हम बात करें तो देखिए दो तरीके के वल्नरेबल्स ग्रुप्स जो है आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। नंबर वन इज सोशल ग्रुप्स। तो ये सोशल ग्रुप्स कौन से हैं? स्वाभाविक सी बात है, ये स्केड्यूल कास्ट है, ये स्केड्यूल ट्राइब है। इसके अलावा अगर हम बात करें इकोनॉमिक ग्रुप्स की, तो वो वल्नरेबल ग्रुप जो कि इकोनॉमिकली वल्नरेबल है वो कौन से हैं? वो है एग्रीकल्चरल लेबर रूरल एरियाज में, वो है कैजुअल लेबर हाउस होल्ड अर्बन एरिया में। ठीक है, तो इस तरीके से वल्नरेबल ग्रुप जो है इसको भी आप दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हो। एक और यहाँ पे नंबर दिया गया है पॉवर्टी इन इंडिया 2000। तो 2000 में कुछ ये आंकड़े आपको देखने को मिलते हैं इंडिया के कंटेक्स्ट में पॉवर्टी से रिलेटेड। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि रीसेंट जो फिगर है वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अभी इस पर नज़र नहीं डालेंगे। बहरहाल एक जो यहाँ पे स्टेटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पुअरेस्ट ऑफ द पुअर कौन है। तो पुअरेस्ट ऑफ पुअर की जब बात की जाती है तो ये वो ग्रुप है जिसमें हम कंसीडर कर सकते हैं विमेंस को, जिसमें हम कंसीडर कर सकते हैं चिल्ड्रन को, जिसमें हम कंसीडर कर सकते हैं ओल्ड एज को। चलिए, तो रिसेंट कुछ स्टडीज़ जो है वहाँ से हमें पता ये चलता है कि अगर स्केड्यूल ट्राइब जो है उसको अगर हम छोड़ दें तो दूसरे जो आपके ग्रुप्स हैं जैसे कि शेड्यूल कास्ट हो गया, एग्रीकल्चरल लेबर हो गया, या फिर अर्बन कैजुअल लेबर जो थे, तो इनमें अगर पॉवर्टी के लेवल की बात करें तो आपको डिक्लाइन देखने को मिलता है। अब इस चैप्टर से एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपको देखने को मिलता है, उसको कहते हैं हेड काउंट रेशियो। तो हेड काउंट रेशियो क्या होता है? देखिए, हेड काउंट रेशियो की जब हम बात करते हैं तो ये वो पॉपुलेशन है जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे रहती है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपने याद रखना है। तो अगर इंडिया के हेड काउंट रेशियो की बात करें तो ये आपको देखने को मिलता है, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड्स में समझा था, 21.9%, जो कि 2011-12 के ये आंकड़े आपको बतलाते हैं। और कुछ स्टेट जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, आसाम, यूपी, बिहार, उड़ीसा, इसका जो पॉवर्टी लाइन का जो रेशियो है या फिर हेड काउंट रेशियो आप कह सकते हो, वो ये जो आपका नेशनल एवरेज देखने को मिलता है इससे भी ज़्यादा है। और दो अगर स्टेट्स की अगर एग्जांपल लेते हुए चलें, बिहार, उड़ीसा की, तो आप देख सकते हो कि इनके नंबर्स जो हैं ये 33% और 30% देखने को मिल रहे हैं, जो कि नेशनल एवरेज से बहुत ही ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं कि क्या ये पॉवर्टी जो है ये अर्बन एरियाज में देखने को मिलती है? जी हाँ, तो दो स्टेट्स की एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई है। इनफैक्ट 4 स्टेट्स की एग्जाम्पल दी है, जैसे कि उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे न सिर्फ पॉवर्टी आपको रूरल एरियाज में देखने को मिलती है बल्कि यहाँ पे अर्बन एरियाज में भी आपको पॉवर्टी देखने को मिलती है। चलिए, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो लाइन आपको देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर चैप्टर से, और जिस पे भी क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि किन किन स्टेट्स ने पॉवर्टी रिमूव करी और उनके जो मेथड्स रहे थे, उनके टूल्स रहे थे, वो क्या क्या थे। जैसे कि अगर हम बात करें हरियाणा और पंजाब की, तो इन्होंने पॉवर्टी रिड्यूस किया और सबसे बड़ा जो योगदान था वो किसका था? वो था एग्रीकल्चर का। केरला की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वेस्ट बंगाल की बात करें तो लैंड रिफॉर्म, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स जो था ये बहुत बड़ा इसने रोल प्ले किया पॉवर्टी को डिक्लाइन करने में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग स्टेट्स में पॉवर्टी डिक्लाइन करने का जो टूल रहा वो डिफरेंट रहा है। इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर ग्लोबल पॉवर्टी की बात करें, अभी तक हमने जो डिस्कशन किया था, अभी तक हमने इंडिया के कंटेक्स्ट में ही बात किया था। ग्लोबल पॉवर्टी का जहाँ तक सवाल है तो वहाँ पे भी पॉवर्टी जो है उसमें डिक्लाइन आपको देखने को मिलता है। तो ग्लोबल पॉवर्टी जो कि 1992 में आप देखते हो कि 35% था, वो कम होकर सिर्फ 10.6% हो जाता है 2013 में। उसके अलावा अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में जो आपको यहाँ पे पॉवर्टी देखने को मिलता है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ चाइना का 80.3% इन 1981, जो कि कम होके जस्ट 1.9% आपको 2013 में देखने को मिलता है। तो देखिए, चाहे जो मर्जी हो, चाहे चाइना के में आपको किसी भी तरीके का ह्यूमन राइट्स ना देखने को मिले हैं, चाइना के जो लोग हैं चाहे उनकी आंखें छोटी छोटी होती है, चाहे जैसे भी हैं, पर फिर भी देखिए यहाँ पे व्हेन इट कम्स टू पॉवर्टी आप किस तरीके से देखिए यहाँ पे नंबर जो है डिक्लाइन हुए। तो इसके लिए यहाँ पे चाइनीज़ एफर्ट जो है, चाइनीज़ पॉलिसी की यहाँ पे दाद हमें बिल्कुल देनी पड़ेगी।
तो यहाँ पे एक और फैक्ट दिया हुआ है कि किन किन कंट्रीज़ में उनके टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और ये क्राइटेरिया इसके लिए क्या है, वर्ल्ड बैंक की क्राइटेरिया को यूज़ करते हुए बेस ईयर 2011 को हम देखते हुए अगर हम देखें तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे टोटल पॉपुलेशन का इतना परसेंटेज आपको पुअर जो है देखने को मिलेगा। तो इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि जब हम इंडिया के साथ दूसरे कंट्रीज़ का अगर हम कंपैरिजन कर दें तो उनके नंबर्स क्या कहते हैं, डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन बन सकता है। नाइजीरिया में अगर हम देखें तो 53.5% जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे गरीब है एज़ पर 2009 डेटा। बांग्लादेश में ये नंबर आपको 18.5% देखने को मिलता है। इंडिया में हमने जैसा कि देखा 21.2% देखने को मिलता है। और सिमिलरली पाकिस्तान, चाइना, ब्राज़ील, इंडोनेशिया और श्रीलंका का भी आप इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है जी, तो श्रीलंका का स्पेलिंग जो है यहाँ पे थोड़ा आपको रट कर लेना। अब डायरेक्टली आपने इसको रट लेना है, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। अब ये जो स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, देखने में ऐसा लग रहा है कि ये तो बहुत मतलब कि ईजी है कि कॉजेस ऑफ पॉवर्टी क्या हो सकते हैं। ये तो बड़ा सिंपल है, हमें पता चल जाएगा क्योंकि हमने इंडिकेटर्स देखे हुए हैं, वहाँ से हमें पता है कि कॉजेस ऑफ पॉवर्टी क्या क्या हो सकती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ ऐसे लाइंस हैं जिसका कि हमें आइडिया नहीं होता है, बल्कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी पॉवर्टी। जैसे कि देखिए, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली बन सकता है कि कॉजेस ऑफ पॉवर्टी जो है विच अमंग दी फॉलोइंग इज करेक्ट, और यू कैन से कि विच अमंग दी फॉलोइंग इज कॉजेस ऑफ पॉवर्टी। तो लो लेवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद अगर हम बात करें ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, चलिए ये हम सभी को मालूम होता है। अब थर्ड जो स्टेटमेंट है इसको थोड़ा ध्यान से हमें समझना चाहिए। कॉजेस ऑफ पॉवर्टी के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो कैसे मतलब कि रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। देखिए, होता है बिल्कुल, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है इसका जो सक्सेस था वो तो बहुत लिमिटेड स्टेट्स में था ना, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी जो है सिर्फ यहीं तक आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से कह सकते हो कि रेस्ट ऑफ इंडिया में तो इसका कोई इम्पैक्ट देखने को मिला ही नहीं। अब क्योंकि एग्रीकल्चर डेवलप हुआ नहीं और एग्रीकल्चरल इकोनॉमी हमारी है, तो इसलिए कहीं ना कहीं जो ग्रीन रेवोल्यूशन का इफेक्ट क्योंकि बहुत लिमिटेड था, तो ये भी कहीं ना कहीं एक कॉज है पॉवर्टी का। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो इतना हो नहीं पाया, इसने जॉब क्रिएशन इतने बड़े स्तर पर करी नहीं, तो ये भी कहीं ना कहीं एक पॉवर्टी का कारण है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड जो है और या फिर दूसरे रिसोर्सेज जो है, ये भी कहीं ना कहीं एक कॉज है पॉवर्टी का। हम सोशल सेरेमनी में बहुत पैसा खर्च करते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल है कि डेट ट्रैप जो है ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। ठीक है, लोग अब डेट ट्रैप में फंस चुके हैं तो वो कर्जे से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं एक पॉवर्टी का रीज़न है। अब एंटी पॉवर्टी मेजर्स जो हैं क्या गवर्नमेंट ने लिया है? बिल्कुल लिया है। तो चलिए देखते हैं कि एंटी पॉवर्टी मेजर्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस तरीके से इसका शुरुआत की है। देखिए, जब हम बात करते हैं एंटी पॉवर्टी मेजर्स का तो इसको आप दो पार्ट्स में ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हो। नंबर 1, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ऐसे अपने पॉलिसीज लेके आए जिसका कि डायरेक्ट एम क्या था, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉवर्टी रिडक्शन में डायरेक्ट यहाँ पर रिलेशनशिप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो पॉवर्टी कहीं ना कहीं कम जरूर होगी। ठीक है, तो एक पहला जो आपका एंगल था पॉवर्टी रिमूव करने का या फिर एंटी पॉवर्टी मेजर का, वो ये था कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कीजिए। तो इस तरीके के अपने जो प्रोग्राम एंड पॉलिसीज लेके आने हैं ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को हम प्रोत्साहित कर सकें। जैसे कि एमजी नरेगा हो गया, तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो इससे होगा ही, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। और दूसरा जो आपका पॉलिसी था वो डील करता है एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। तो सीधा डायरेक्ट आपने लोगों के साथ डील करना है, जैसे कि अंत्योदय प्रोग्राम आपने शुरू कर दिया लोगों को, जहाँ पे लास्ट लेवल के जो लोग हैं उनके प्रमोशन के लिए आपने कार्य करना शुरू कर दिया। फूड सिक्योरिटी एक्ट जैसा आप स्कीम लेके आ गए, सीधे लोगों को आपने फूड प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। तो ये नंबर 2 की जो कैटेगरी है एंटी पॉवर्टी मेजर जो है उसमें इसको कंसीडर आप कर सकते हो। अब एक और स्टेटमेंट जो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बुक से आपको देखने को मिलती है कि ऑफिशियल पॉवर्टी एस्टिमेट जो था, जो कि 45% था टोटल पॉपुलेशन का 1950s में, तो इसमें कोई इम्प्रूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलता है अनटिल 1980। तो ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम में कि ऑफिशियल पॉवर्टी एस्टिमेट विच वॉज अबाउट 45% इन 1950 रिमेन द सेम इवन इन अर्ली 80s। ठीक है, तो ये डायरेक्टली स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। यूजुअली हमें क्या लगा कि नहीं, मतलब 30 साल तो हो गए हैं, कुछ ना कुछ तो डिक्लाइन आपको देखने को मिला ही होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई डिक्लाइन आपको देखने को नहीं मिला था। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट भी बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है।
लेकिन हमने 80s के बाद क्या किया, तो 80s के बाद कुछ बहुत से अच्छे अच्छे स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आती है, जिसके चलते होता क्या है कि इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो वन ऑफ द फास्टेस्ट आपको वर्ल्ड में देखने को मिलता है 80s के टाइम पीरियड के बाद में। और जिसके चलते होता क्या है कि रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी जो है वो भी बहुत बड़े लेवल पे आपको देखने को मिलती है इंडिया में। तो इसलिए आप कह सकते हो कि देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन। तो कुछ स्कीम का भी यहाँ पे जिक्र किया गया है इस पर्टिकुलर बुक में। तो उन स्कीम को यहाँ पे वैसे भी कवरेज इस बुक में नहीं मिली है और हम इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये सभी पॉलिसीज़ जो है, प्रोग्राम जो है, अगर इसको हम डिस्कस करना शुरू कर देंगे यहाँ पे तो ये लेक्चर बहुत ही बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये आपके लिए ये होमवर्क है कि आपने एमजी नरेगा जो स्कीम है इसको आपने कवर करना है, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना है इसको आपने कवर करना है, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल लाइवलीहुड मिशन इसको कवर करना है, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस, राइट टू फूड, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, अंत्योदय अन्न योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये सभी को आपने सेपरेटली कवर करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेटेज जो है इसकी बहुत ज़्यादा है, डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब इसमें से जाते जाते दो और स्टेटमेंट बुक में लिखी हुई थी जिसको कि डिस्कस करना जरूरी ही है, इसको क्यों छोड़े। तो आप देखिए कि ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स जो है इसको कौन रिलीज़ करता है, तो इसको रिलीज़ करता है यूनाइटेड नेशन। अब एक और स्टेटमेंट जो कि लास्ट में हम चलते चलते डिस्कस कर लेते हैं वो है कि ह्यूमन पॉवर्टी का जो कंसेप्ट है वो एक ब्रॉडर टर्म है एज कम्पेयर टू अगर हम जनरल पॉपुलेशन ऑफ पॉवर्टी की बात करें। तो इस स्टेटमेंट से आपको क्या समझ लगता है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो विद दिस वी कम्स टू एंड ऑफ अवर दिस लेक्चर। आई होप कि लेक्चर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।